हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मराठा साम्राज्य पढ़ रहे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे शिवाजी के बाद कौन शासक बनता है और पेशवाओं का उदय, यानी उत्तराधिकार और पेशवाओं का उदय आज हम लोग पढ़ेंगे। कुल मिलाकर 1680 से लेकर 1750 ईस्वी तक, यानी संभाजी से लेकर के और संगोला की संधि तक हम लोग आज पढ़ेंगे। तो 1680 में जब शिवाजी की मृत्यु होती है तो उत्तराधिकार का संकट उत्पन्न हो जाता है कि अब आगे शासक कौन बने। अब शिवाजी के दो बेटे रहते हैं और दोनों बेटे अलग अलग पत्नी से उत्पन्न हुए थे। यानी शिवाजी की एक पत्नी थी सोयराबाई और सोयराबाई का बेटा था राजा राम। ठीक, शिवाजी की एक पत्नी सोयराबाई जिनका बेटा था राजा राम। शिवाजी की दूसरी पत्नी थी सईबाई। हालांकि ये पहली पत्नी थी, पहले इनसे शादी हुई थी, लेकिन यहाँ मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक, तो ये पहली पत्नी इनको मान लीजिए, दूसरी सोयराबाई को मान लीजिए। तो सईबाई के जो बेटे थे वो थे संभाजी। ये मुग़ल कैद में थे। अब होता क्या है, इनको मुग़ल कैद से रिहा कर दिया जाता है। सॉरी, मुग़ल कैद में नहीं थे। मुग़ल कैद में संभाजी के बेटे साहू आएंगे, आगे जो हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। असल में ये पन्हाला किले में कैद थे। शिवाजी ने इनको कैद कर रखा था, संभाजी को। तो जब ये पन्हाला किले से निकलते हैं, यानी कि एक तरफ सईबाई के बेटे संभाजी हैं और दूसरी तरफ राजा राम जो कि सोयराबाई के बेटे, इन दोनों में संघर्ष हुआ कि भाई उत्तराधिकार कौन बनेगा उत्तराधिकारी। तो ये जो संभाजी थे, कहा जाता है इन्होंने सेनापति हमीरराव मोहिते की सहायता से सत्ता हासिल कर ली और राज्याभिषेक 20 जुलाई 1680 को इनका हो गया। यानी शिवाजी के बाद शासक कौन बनता है? शिवाजी के बेटे संभाजी शासक बनते हैं, राजा राम नहीं बन पाते हैं। अब छत्रपति संभाजी 1680 से 89 ईस्वी तक शासन करते हैं। कहा जाता है ये बहुत ही अभिमानी और क्रोधी स्वभाव के थे। सर्वोच्च अधिकारी एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलेश थे इनके। आपने जो छावा मूवी देखी है या नहीं देखी होगी तो उसको जाके देख लीजिएगा। तो इनको छावा भी कहा जाता था संभाजी को। और इनके जो सलाहकार थे उनका नाम था कवि कलश। सारी शक्ति कवि कलश के पास होती थी। मुग़लों से संघर्ष हुआ 1621 में। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी थी। अब ये अकबर महान नहीं था, ये दूसरा अकबर था जो कि औरंगजेब का बेटा था। इसने औरंगजेब से विद्रोह किया और चला आया संभाजी के पास। संभाजी ने इस अकबर को शरण दे दी। अब औरंगजेब इससे गुस्सा हो गया और वो दक्षिण की ओर मुड़ गया। 1689 में मुबारक खान, यहाँ मुकर्रब लिखा है लेकिन मुबारक खान होना चाहिए, इनके द्वारा संगमेश्वर में पकड़े गए और औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर संभाजी व कवि कलश की यातना देकर हत्या करवा दी। ठीक है, संगमेश्वर का युद्ध होता है 1689 में। एक तरफ संभाजी थे और कवि कलश, दूसरी तरफ मुग़ल सेना थी मुबारिश खां के नेतृत्व में, मुबारक खां। और इनको छत्रपति संभाजी को और कवि कलश को पकड़ लिया जाता है, औरंगजेब के पास ले जाया जाता है। औरंगजेब कहता है इनसे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, लेकिन ये इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते और इनकी हत्या कर दी जाती है। तो औरंगजेब कहता है कि नारकीय पिता का नारकीय पुत्र था, यानी इनके पिता जो शिवाजी थे वो भी नारकीय थे, ये भी नारकीय यानी नरक का है। संगमेश्वर की त्रासदी और बलिदान 1689 में। फरवरी 1689 में मुग़ल अमीर मुकर्रब खान, या इन्हीं को मुबारक खान बोलते हैं, इन्होंने संभाजी और कवि कलश को संगमेश्वर में पकड़ लिया। औरंगजेब द्वारा इस्लाम स्वीकार करने की शर्त को ठुकराने पर 11 मार्च 1689 में दोनों को क्रूरता से मार दिया गया। मुग़लों ने रायगढ़ पर कब्जा कर लिया। संभाजी की पत्नी येसुबाई और पुत्र साहू को कैद कर लिया। ये जो कैद वाली घटना जो मैंने आपको पहले बता दिया था वो यहाँ घटित होती है। तो मुग़लों ने किसको कैद कर लिया? संभाजी की जो पत्नी थी येसुबाई और संभाजी के बेटे साहू को कैद कर लिया और संभाजी मारे गए। अब जो शिवाजी का दूसरा बेटा है वो शासन करता है, छत्रपति राजा राम। 1689 से 1700 ईस्वी तक ये शासन करता है।
हालांकि ये कभी सिंहासन पर नहीं बैठ पाता, ये इधर उधर भागता ही रहता। 1689 में रायगढ़ से पलायन करता है और फिर जिंजी में जाता है। जिंजी वहीं पे रह जाता है, वहीं पे अस्थायी राजधानी बनाता है, वहीं पे रहता है। 1699 में सतारा को नई राजधानी बनाता है। यानी राजा राम ने स्वयं को शाहू का प्रतिनिधि माना और कभी विधिवत गद्दी पर नहीं बैठा। ये जो राजा राम है कभी भी गद्दी पर नहीं बैठता है, इधर उधर भागता ही रहता है। प्रशासन में बदलाव और मराठा परिसंघ का उदय। जागीर प्रथा। राजा राम ने मराठा सरदारों को सेना रखने और अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता से कार्य करने की छूट दी। इससे मराठा परिसंघ का उदय हुआ, लेकिन केंद्रीय शासन दुर्बल हो गया। ठीक है, तो ये राजा राम ने इसकी शुरुआत की थी, जागीर प्रथा की। यानी इसने सरदारों को शक्तियाँ दे दी। जो अन्य क्षेत्रों में शासन करते थे छोटे छोटे सरदार या जागीरदार, उनको सारी शक्तियाँ दे दी कि वे स्वतंत्र रूप से चाहें तो कार्य कर सकते हैं। अब धीरे धीरे यही स्वतंत्र शक्तियाँ मिल करके मराठा परिसंघ का निर्माण करती हैं। राजा राम ने नए पद भी बनाए थे, जैसे पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पन्हा। ये दो नए पद इसने बनाए थे, पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पन्हा। वीरांगना ताराबाई। अब 1700 ईस्वी में जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है तो राजा राम की एक पत्नी रहती हैं ताराबाई। वो मुगलों का प्रतिरोध करती रहती हैं 7 सालों तक, यानी 1707 तक। राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी में होने के बाद उनकी विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। सोचिए 4 वर्ष का पुत्र है। और ताराबाई संरक्षिका के रूप में शासन करती हैं। रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ जैसे मुगलों से वापस छीन लिए। तो ये रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ जैसा किला ताराबाई ने मुगलों से छीन लिया था। मनूची का कथन है कि ताराबाई ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। अब साहू को कैद कर लिया गया था। मैंने आपको बताया था संगमेश्वर के युद्ध में साहू और उसकी मम्मी येसुबाई को कैद कर लिया गया था। अब 1707 में साहू को मुगलों के द्वारा छोड़ दिया गया कैद से, और इधर ताराबाई शासन कर रही। अब साहू और ताराबाई में फिर से लड़ाई होगी, क्योंकि ताराबाई शिवाजी द्वितीय के संरक्षिका के रूप में शासन कर रही हैं। उधर से साहू जी रिहा हो गए। ये देखिए, पिंजड़े से एक प्रकार से साहू रिहा हो गए। मुगलों ने चाल चली थी और मराठों को लड़ाने के लिए आपस में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आजम शाह ने मराठों में फूट डालने के लिए साहू को कैद से मुक्त कर दिया 8 मई 1707 को। अब खेड़ा की लड़ाई होती है मराठों में ही आपस में। एक तरफ ताराबाई थी, दूसरी तरफ साहू थे। खेड़ा का युद्ध 12 अक्टूबर 1707 को हुआ और ताराबाई ने साहू को राजा मानने से इनकार कर दिया, लेकिन साहू ने कूटनीति से सेनापति धनाजी जादव को अपनी ओर मिला लिया और ताराबाई को परास्त कर दिया। 1708 ईस्वी में साहू ने सतारा जीत लिया। ठीक है, तो धनाजी जादव ये सेनापति थे, इनको साहू ने अपनी तरफ मिला लिया और जैसे इनको मिलाया तुरंत खेल पलट गया। साम्राज्य का विभाजन हो गया, सतारा और कोल्हापुर। अब सतारा से शासन करने लगे छत्रपति साहू और कोल्हापुर शिवाजी द्वितीय यानी ताराबाई शासन करने लगी। बाद में यहाँ पे संभाजी द्वितीय भी शासन करते हैं। 1731 में वारना की संधि। वारना नदी को दोनों राज्यों की सीमा मानकर शत्रुता समाप्त की गई। 1714 में महल षड्यंत्र द्वारा राजसबाई ने ताराबाई को हटाकर सत्ता छीन ली। अब यहीं पे एक नाम आता है बालाजी विश्वनाथ। ये पेशवा थे साहू के। 1713 से 1720 ईस्वी तक पेशवा थे और यहीं से पेशवा शक्ति का उदय होता है। यानी अब धीरे धीरे पेशवा पावरफुल हो जाएंगे और शासक जो है यानी छत्रपति वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे। तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ ये साहू के पेशवा थे। 1713 से 1720 तक रहते हैं और ये कोंकण के चित्तपावन ब्राह्मण थे, राजस्व अधिकारी भी थे, सेना करते भी थे। सेना करते राजा राम ने एक पद बनाया था, सेना करते। 1708 ईस्वी में यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ भी नियुक्त हुए। पेशवा भी 1713 में बने। तो ये सारे पद बालाजी विश्वनाथ को मिले हुए थे। बालाजी ने मराठा नौसेना के प्रमुख कान्होजी आंग्रे को साहू के पक्ष में कर लिया और उन्हें सरखेल की उपाधि दे दी। दिल्ली की राजनीति
में हस्तक्षेप 1719 में मुग़ल सूबेदार सैयद हुसैन अली यानी सैयद बंधुओं के साथ बालाजी विश्वनाथ ने एक गठबंधन किया था। 1719 में एक संधि हुई। 1719 में बालाजी विश्वनाथ मराठा सेना लेकर दिल्ली पहुँचे और मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर को गद्दी से हटा दिया और इसमें सैयद बंधुओं की इन्होंने मदद की थी। यानी फ़र्रुखसियर को हटाने के लिए जो सैयद बंधु थे उन्होंने मराठों की मदद ली और मराठा जो है 1719 में अपनी सेना लेकर दिल्ली पहुंच गए। फ़र्रुखसियर को हटा दिया गया और अगला शासक बना। यह पहला अवसर था जब मराठा सेना मुग़ल दरबार में पहुंची थी। अब एक संधि होती है जिसको 1719 की दिल्ली की संधि कहते हैं। इसी को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब चूँकि मराठों ने सैयद बंधुओं की मदद की थी और सैयद बंधु उधर अपने हिसाब से शासक को मुग़लों में बैठाते थे। यानी सैयद बंधु को किंग मेकर कहा गया। वो जिसको चाहते उसको वहाँ पे शासक बना देते थे मुग़लों में। तो सैयद बंधुओं ने कुछ छूट भी मराठों को दी क्योंकि मराठों ने उनकी मदद की थी फ़र्रुखसियर को हटाने में। जैसे स्वराज, साहू को स्वराज क्षेत्र में राजस्व वसूली का अधिकार दिया गया। चौथ और सरदेशमुखी दक्कन के 6 मुग़ल सूबों से वसूली का अधिकार दिया गया। मुग़लों ने मराठों को अधिकार दिया कि जो दक्कन के 6 मुग़ल सूबे हैं वहाँ से आप चौथ और सरदेशमुखी वसूल कर सकते थे। साहू की माता येसुबाई व अन्य संबंधियों को मुग़लों से आज़ाद कर दिया गया। मुग़लों की सहायता के लिए 15,000 सैनिक और 10 लाख रुपये सालाना नजराना मराठे भेजेंगे। मराठों ने क्या स्वीकार कर लिया कि हम आपको 15,000 सैनिक देंगे, घुड़सवार सैनिक, और 10 लाख रुपये सालाना आपको नजराना भी भेजेंगे। तो ये बालाजी विश्वनाथ ने ही चाल चली थी और सैयद बंधुओं से एक संधि की। अब चूँकि मुग़लों में भी पतन हो रहा था और वहाँ के शासक जो थे बड़े अयोग्य थे। जैसे फ़र्रुखसियर की मृत्यु के बाद रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरजात आते हैं, फिर मोहम्मद सारंगीला आता। तो ये सब अयोग्य शासक थे। तो उधर सैयद बंधु पावर में थे और इधर मराठों में बालाजी विश्वनाथ पावर में थे। तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। पहला संस्थापक तो शिवाजी थे, दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ थे। मराठा राज्य संघ, मराठा सरदारों को जोड़कर एक शक्तिशाली संघ का गठन किया गया। पेशवा पद अपने परिवार के लिए वंशानुगत बना दिया गया। यानी अब ये जो पेशवा का पद था बालाजी विश्वनाथ ने इसको वंशानुगत बना दिया। गृह युद्ध को समाप्त कर आर्थिक स्थिति सुधार कर शासन को मजबूत किया। संगोला की संधि 1750 में, सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण। साहू की मृत्यु के बाद राजाराम द्वितीय के समय संधि हुई थी। मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के शासक रह गए। यानी जो शासक थे वो नाम मात्र के शासक रह गए। समस्त अधिकार अब पेशवा के हाथ में आ गए। संगोला की संधि के तहत राजनीति का केंद्र सतारा से हटकर पूना हो गया। यानी पूना में जो पेशवा रहता था अब सारी शक्ति पूना में आ गई, यानी पेशवा के पास आ गई। ये देखिए छत्रपति जो है वो अब बहुत ही कम पावरफुल रह गया और पूरी शक्ति पेशवा में आ गई। तो कुल मिलाकर आज हम लोगों ने पढ़ा शिवाजी की मृत्यु 1680 में, फिर संभाजी शासक बनते हैं 1680 से 89 तक, फिर संगमेश्वर के युद्ध में संभाजी मारे जाते हैं और संभाजी के बेटे साहू और उनकी पत्नी साहू और संभाजी की पत्नी येसुबाई को कैद कर लिया जाता है। राजाराम शासन करता है 1689 से 1700। फिर राजाराम की मृत्यु के बाद राजाराम की पत्नी ताराबाई और उसका पुत्र शिवाजी द्वितीय शासन करता है। फिर साहू को कैद से रिहा कर दिया जाता है और 1707 से 1749 तक साहू शासन करते हैं। और प्रथम पेशवा 1713 में बालाजी विश्वनाथ बनते हैं। हालांकि पेशवा इसके पहले भी थे, लेकिन बालाजी विश्वनाथ पहले पावरफुल पेशवा थे जिनके हाथों में सारी शक्तियाँ थी। फिर संगोला की संधि 1750 में, जिसमें पेशवा को सर्वोच्च मान लिया गया और जो छत्रपति थे वो नाम मात्र के रह गए। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे मराठा शक्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा था और पेशवाओं का उदय हो रहा था। आगे हम लोग और भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में, और पेशवाओं का काल हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पेशवा आए, कौन कौन सी संधियाँ की, कौन कौन से युद्ध किए, कौन कौन से घटनाक्रम
घटित हुए। ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।